गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा टॉपिक, शॉक, कि शॉक एक्चुअल में क्या होता है और शॉक के कॉजेज क्या होते हैं। मेन फोकस करने हम वाले हैं हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक पे। तो शॉक क्या होता है? शॉक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इनसफिशिएंट अमाउंट में ब्लड का फ्लो होता है हमारी हर एक सेल्स में, हर एक टिश्यू में, जिसके वजह से जो सेल्स होती है कई बार वो क्या हो जाती है, सेल डेथ भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो जिसके वजह से ना ही हर एक सेल्स टिश्यू को ऑक्सीजन मिल पाती है, ना ही न्यूट्रिएंट मिल पाते हैं, ना ही प्रॉपर ब्लड का सप्लाई हो पाता है। ओके, इसी को हम शॉक कहते हैं। आपको समझ अंडरस्टैंड हो पाया आपकी व्हाट इज शॉक? शॉक इट मीन टू से एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी में इनसफिशिएंट अमाउंट में ब्लड का सप्लाई होता है, ना ही हमारे जो सेल्स टिश्यू होते हैं उनको ना ही ऑक्सीजन मिल पाती है, ना ही न्यूट्रिएंट मिल पाते हैं और ना ही प्रॉपर ब्लड का सप्लाई हो पाता है। उसी को क्या कहा जाता है? शॉक कहा जाता है। और अगर इसे हम अनट्रीट करते हैं, इसे हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो इसके वजह से क्या हो सकती है? पर्सन की डेथ भी हो सकती है। किसके वजह से? शॉक की वजह से। क्योंकि शॉक मतलब हर एक सेल्स को ना ही ऑक्सीजन मिलेगी, ना ही न्यूट्रिएंट, ना ही ब्लड सप्लाई होगा, तो ऑब्वियसली सेल डेथ होगी। सेल डेथ होगी तो पर्सन की डेथ होगी। ओके, आई होप आपको शॉक समझ आ गया होगा। अब ये शॉक हो रहा है तो इसकी कॉजेज क्या है? कोई भी चीज अगर होती है तो उसके पीछे कोई रीजन रहता है ना कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। तो शॉक होने के कारण ही है यही है कि किसी पर्सन में अगर इंटरनली और एक्सटर्नली ब्लीडिंग हो गई है, पूरा ब्लड लॉस हो गया है बॉडी से, उसके वजह से शॉक होता है। क्योंकि ब्लड बॉडी से लॉस हो जाएगा तो सेल्स टिश्यू को ब्लड नहीं मिलेगा, तो शॉक की कंडीशन हो सकती है। देन इसके बाद सीवियर बर्न, अगर कोई पर्सन बर्न हो गया है तो उसकी बॉडी से पूरा ब्लड क्या लॉस हो गया, पूरा फ्लूइड लॉस हो गया है, जिसकी वजह से सेल्स टिश्यू को प्रॉपर क्या नहीं हो रही, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, उसके वजह से भी क्या होता है? शॉक होता है पर्सन में। ठीक है। अगर कोई पर्सन को क्या हो रहा है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, लगातार वॉमिटिंग हो जा रही है, लगातार वॉमिटिंग हो रही है, तो वो भी एक कॉज है किसका? शॉक का। क्योंकि बॉडी से पूरा फ्लूइड लॉस हो जा रहा है तो सेल्स टिश्यू को नहीं कुछ फ्लूइड वगैरह कुछ प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पा रहा है, ये भी एक कॉज है किसका? शॉक का। हार्ट अटैक, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक आ गया है, उसका हार्ट प्रॉपरली वर्क ही नहीं कर रहा, अगर हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो उसका पंपिंग एक्शन स्टॉप हो जाएगा और बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं होगा, जिसके वजह से भी पर्सन में क्या देखने को मिलता है? हमको शॉक देखने के लिए मिलता है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई होगी कि कॉजेस कैसे कॉज होता है शॉक। ओके, देन इसके बाद अब हमारा टॉपिक जो है आज का स्पेशल टॉपिक जिस पे हमने वीडियो क्रिएट करना था, हमारा मेन फोकस है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक। पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि कोई डिसीज है तो कैसे वो स्टेप बाय स्टेप हमारी बॉडी को डिटोरिएट करते चल रही है, अफेक्ट करते चल रही है, तो उसके बारे में आज हम समझेंगे। ओके, कोई भी पैथोफिजियोलॉजी, किसी भी टाइप की कोई भी डिसीज हो, पैथोफिजियोलॉजी हमेशा कोई ना कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर से शुरू होती है। कोई उसका ऐसा कारण होगा जिसके वजह से वो डिसीज कॉज हो रही है। तो हम देखते हैं कि शॉक का क्या कॉज है। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर हम पहले ही देख चुके कि क्या कॉज है शॉक के। अगर किसी पर्सन में इंटरनली और एक्सटर्नली ब्लीडिंग हुआ है या फिर हार्ट अटैक वाला पेशेंट है, उसमें क्या देखने को मिलता है? शॉक देखने के लिए मिलता है। अब ब्लड बॉडी से लॉस हो जाएगा तो ऑब्वियसली पर्सन को क्या नहीं मिलेगा? उसकी बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो शॉक होगा। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, आपने एक पॉइंट देख लिया कि इटियोलॉजिकल फैक्टर में आपने लिख दिया इंटरनली और एक्सटर्नली ब्लीडिंग या फिर हार्ट अटैक। ओके, दैट लीड्स टू, ये एरो का मतलब ये होता है कि दैट लीड्स टू, ये किस चीज को लीड कर रहा है? डिक्रीज सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम। जो हमारा सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम है, जो बॉडी में सर्कुलेशन होना चाहिए, वो भी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ब्लड तो बॉडी से लॉस हो गया है, तो सर्कुलेशन भी डिक्रीज होगा। जब सर्कुलेशन डिक्रीज हुआ तो विच लीड्स टू डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, जिसके वजह से जो हार्ट है उसका कार्डिक आउटपुट भी क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, क्योंकि ब्लड लॉस हो गया बॉडी से ब्लीडिंग की वजह से, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हुआ। ओके, दैट लीड्स टू, इस चीज ने किस चीज को लीड किया? ये जो एरो का मतलब ही होता है दैट लीड्स टू, एक चीज दूसरी चीज को कैसे अफेक्ट कर रही है ये हम समझ रहे हैं। ओके, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, जब किसी पर्सन का सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हुआ। जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। अबे टिश्यू परफ्यूजन क्या होता है? मतलब कि जो हमारी हर एक सेल्स है, ना ही उसे ऑक्सीजन मिलेगी, ना ही उसे न्यूट्रिएंट मिलेगी, ना ही प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगा, जिसके वजह से क्या होता है? टिश्यू हाइपोक्सिया होता है। टिश्यू हाइपोक्सिया इट मीन टू से लेक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई होना हर एक सेल्स को, टिश्यू को। क्यों? क्योंकि पर्सन में क्या हो रहा है? शॉक हो रहा है। तो आपको ने क्या लिखा? डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू हाइपोक्सिया कहते हैं। समझ
आया यहाँ तक आपको? ओके, देन जब टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है तो दैट लीड्स टू, ये किस चीज को लीड कर रहा है? दैट लीड्स टू लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन एंड पीएच फेल। अभी लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, हाइपोक्सिया हो गया है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, जिसके वजह से जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना चाहिए हमारे ब्लड में वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, जिसके वजह से ही क्या हो रहा है? लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन क्यों हो रहा है। बिकॉज जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है हमारे ब्लड में वो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होने की वजह से ग्लूकोज का पर्सन में क्या देखने को मिल रहा है? लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे ब्लड के पीएच के लिए हार्मफुल है, जिसके वजह से ब्लड ये पीएच जो है ब्लड पीएच क्या हो जा रहा है? फेल हो जा रहा है। समझ आया आपको कि लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से जो पीएच है वो फेल हो रहा है, और जब पीएच फेल हो रहा है तो दैट लीड्स टू, वो किस चीज को लीड कर रहा है? एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म अकर। अब एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऐसा मेटाबॉलिज्म, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है मेटाबॉलिज्म। जैसे अभी एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म में इसमें क्या होता है? जो एटीपी होते हैं, एटीपी, ठीक है। अब ये एटीपी का काम क्या होता है? एटीपी का काम ही होता है कि हर एक सेल्स टिश्यू को क्या करना? एनर्जी प्रोवाइड करना। एटीपी का मतलब उसका फंक्शन ये होता है ट्रांसफर करना एनर्जी टू ईच एंड एवरी सेल्स, हर एक सेल्स को क्या करना? एनर्जी ट्रांसफर करना। लेकिन यहाँ पे मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है, एटीपी बन रहे, एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बिल्कुल ये प्रोसेस नहीं हो रही है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये प्रोसेस हो रही है। इसको ही कहा जाता है एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मतलब हर एक सेल्स को एनर्जी वगैरह तो मिल रही है, लेकिन ऐसी एनर्जी मिल रही है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। दैट लीड्स टू, अगर एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होगा तो वो किस चीज को लीड करेगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस अकर एंड कॉज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस अकर हो रहा है। अभी मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है? मतलब कि हमारी जो किडनी है वो अनेबल हो जाती है एक्सक्रीट करने में किसको? वेस्ट प्रोडक्ट को। अगर जरूरत से ज़्यादा एसिड का एक्यूमुलेशन हो गया है, एसिडोसिस बोला ना, एसिडोसिस, एसिडोसिस यानी एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड। अब जरूरत से ज़्यादा अगर एसिड का एक्यूमुलेशन हो गया है तो हमारी किडनी अनेबल हो गई है उस वेस्ट उस एसिड को बॉडी से बाहर निकालने में, उसी को कहा जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक से याद रखना है आपको, मेटाबॉलिक एसिडोसिस साथ में जब वर्ड आता है तो ये किडनी पे अफेक्ट कर रही है, एंड दैट वो किस चीज को कॉज करेगी? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, अब ये किस चीज को कॉज कर रही है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अभी वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या हो रहा है? सपोज मान लीजिए ये हमारी ब्लड वेसल्स है, इसके बीच का स्पेस इतना है, ठीक है। ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है, इसका स्पेस इतना है, लेकिन वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गई तो इसके बीच का स्पेस इतना नैरो हो गया, सिर्फ इतना स्पेस बच गया। आप समझ पा रहे हो? सिर्फ इतना स्पेस बच गया, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, जिसके वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है। समझ आया आपको? क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने की वजह से वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, वेसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो यहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है। दैट लीड्स टू, जब वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो वो किस चीज़ को लीड करेगी? दिस चेंज कॉज सेल मेम्ब्रेन डिस्फंक्शन। ये जो चेंजेस है ये कॉज करते हैं सेल मेम्ब्रेन के डिस्फंक्शन को कॉज करते हैं। अब देखिए सपोज ये यहाँ पे क्या है? ये हमारी सपोज ये सेल है ना, ये क्या है? हमारी सेल है। अब ये सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, तो सेल किससे प्रोटेक्ट कवर रहती है? सेल मेम्ब्रेन से रहती है कवर, है ना, कवर अप रहती है सेल मेम्ब्रेन से। तो ये बोल रहा है कि अगर वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लड सप्लाई कम होगा, अगर ब्लड प्रॉपर नहीं मिलेगा तो हमारी सेल की जो सेल मेम्ब्रेन रहेगी वो क्या होगी? अफेक्ट होगी। समझ आया आपको? सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होगी? अफेक्ट होगी, ठीक है। देन दैट लीड्स टू, जब सेल मेम्ब्रेन क्या होगी? डिस्फंक्शन होगी, जिसके वजह से cell swell and its membrane become more permeable and fail to sodium pump। जिसके वजह से क्या होगा? जब यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन जो रहेगी वो क्या हो जाएगी? डिस्फंक्शन हो जाएगी सेल की मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से सेल में स्वेलिंग आ जाएगी और मेम्ब्रेन बिकम मोर परमिएबल। अब देखिए जो सेल होता है ना, इसके ऊपर एक परमिएबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। ये सेल है, इसके ऊपर एक परमिएबल मेम्ब्रेन पाई जाती है।
इसका फंक्शन क्या होता है, ऐसी चीज़ों को सेल के अंदर जाने देना जो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ऐसी चीज़ों को वो अंदर नहीं जाने देती जो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जब सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, परमेबल, मोर परमेबल, ज़रूरत से ज़्यादा अगर ये परमेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी तो ये उन चीज़ों को भी अंदर जाने देगी जो सेल के लिए ज़रूरी नहीं है। समझ आ रहा है, ये उन चीज़ों को भी अपने अंदर जाने देगी जो उसके लिए हार्मफुल है। ठीक है, समझ आया आपको। ये बता, सेल स्वेल होने की वजह से इसकी परमेबिलिटी बढ़ गई, जब परमेबिलिटी बढ़ी तो ये उन चीज़ों को अंदर जाने दे रही है जो सेल के लिए हार्मफुल है। दैट लीड्स टू, ये चीज़ किस चीज़ को लीड कर रहा है, क्योंकि इट अलाउ इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड सिप आउट इनटू दी सेल। तो ये अलाउ करता है कि जितना भी फ्लूइड है वो सिप हो, अंदर जाए, किसके अंदर, सेल के अंदर। क्यों, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी बढ़ गई है। ओके, इसके वजह से जो फ्लूइड है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है, सब सेल में जाते जा रहे हैं। दैट लीड्स टू, जब सारे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट सेल में जाएंगे तो वो किस चीज़ को लीड करेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर इनटू द सर्कुलेशन एंड डैमेज कैपिलरी एंडोथेलियल। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसी चीज़ें जो उसके लिए ज़रूरी नहीं है वो भी उसमें जा रही है, उसके वजह से ही क्या हो रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंस इंटर हो रहे हैं, किसमें, सर्कुलेशन में। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो हमने बताया कि यहाँ पे वो चीज़ें भी अंदर जा रही है जो कि उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है वो। ठीक है, जिसके वजह से डैमेज हो रही है कैपिलरी एंडोथेलियल, जो कैपिलरी है उसकी जो एंडोथेलियल होती है, कैपिलरी एंडोथेलियल होती है, वो भी क्या हो रही है, डैमेज हो रही है। ठीक है, एंडोथेलियल इनर लेयर जो होती है कैपिलरी की। ठीक है, जिसके वजह से दैट लीड्स टू शॉक, वो किसको कॉज करता है, शॉक को। आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज शॉक। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं कि शॉक क्या होता है। सबसे पहले इटियोलॉजिकल फैक्टर में आपको लिखना है इंटरनल या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग, या फिर आप हार्ट अटैक लिख सकते हो। ठीक है, ये किस चीज़ को लीड करता है, तो आपको बताना है कि जब डिक्रीज हो जाएगा सर्कुलेटरी वॉल्यूम तो कार्डिक आउटपुट पर्सन का डिक्रीज होगा। जब पर्सन का कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, हर एक सेल्स को ना ही टिश्यू ऑक्सीजन मिलेगी, ना ही न्यूट्रिएंट मिलेगी, ना ही ब्लड सप्लाई मिलेगा। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसके वजह से लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होगा, और जब लैक्टिक एसिड ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाएगा तो पीएच फेल हो जाएगा। ठीक है, जब पीएच फेल होगा तो उसके वजह से क्या होगा, एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म होगा। अब ये एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म एक ऐसा मेटाबॉलिज्म जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में मेटाबॉलिज्म होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, मतलब कि किडनी में एसिड की मात्रा बढ़ने की वजह से किडनी अनेबल हो जाएगी एसिड को बॉडी से बाहर करने में। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होगी तो हमारी जो ब्लड वेसल्स रहेगी वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ब्लड वेसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो सेल की जो मेम्ब्रेन रहेगी वो डिस्फंक्शन हो जाएगी। जब मेम्ब्रेन डिस्फंक्शन होगी तो सेल में स्वेलिंग आ जाएगी, उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी और सोडियम पंप करने में वो फेल हो जाएगी सेल, जिसके वजह से जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड है वो सेल के अंदर जाने लगेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी बढ़ गई है। दैट लीड्स टू, मतलब कि टॉक्सिक सब्सटेंस इंटर हो जाएंगे सर्कुलेशन में और डैमेज कर देंगे कैपिलरी एंडोथेलियल को, और दैट लीड्स टू शॉक। और यही कंडीशन किसको कॉज करेगी, शॉक की कंडीशन को कॉज करेगी। आई होप आपको पूरा पैथोफिजियोलॉजी समझ आ गया होगा कि व्हाट इज शॉक। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी क्वायरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और बेल आइकन को प्लीज़ आप प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।